Everyone, I'm Pradeep sir, and today we will continue our FC first year, FC First English Language and Indian Culture course. And in today's lecture, we will study chapter number 5, the preface to Mahabharata, which is written by C. Rajgopalachari. So, at first, we will discuss the biography of the author, C. Rajgopalachari. Then we will move to the chapter. Preface to Mahabharata by C. Rajgopalachari. क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको शॉर्ट फॉर्म में राजा जी भी कहा जाता है। राजा जी इनका निकनेम है। इनका बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1878 में। कहाँ पर? थोरापल्ली विलेज, कृष्णगिरी, तमिलनाडु में। इनके पिताजी का नाम था चक्रवर्ती वेंकटरियन। मदर्स नेम चक्रवर्ती सिंगरमा। इनका एजुकेशन आरबी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ एंड सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु से हुआ एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, राजगोपालाचारी सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1948 टू 1950। इंडिया को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजगोपालाचारी ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1948 से 1950 में काम किया। He was the last person to hold this position before India became a republic. तो वो लास्ट व्यक्ति थे जो कि गवर्नर जनरल की पोजीशन में रहे इंडिया के रिपब्लिक बनने से पहले। इनको जो अवार्ड मिला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न इनको कब मिला? 1954 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1958 में और इनकी मृत्यु हुई दिसंबर 25, 1972 में। सो अब चैप्टर पर मूव करते हैं। प्रीफेस टू महाभारत। It is not an exaggeration to say that the persons and incidents portrayed in the great literature of a people influence national character or no less potentially than the actual heroes and events incident in its history. So exaggeration का मतलब है ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना। तो इट इज नॉट एन एक्सैजरेशन, मतलब ये कोई बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात या कहने वाली बात नहीं है कि जो पर्सन्स मतलब लोग और इंसिडेंट मतलब जो घटनाएं हमारे ग्रेट लिटरेचर में दिखलाई गई है या फिर प्रदर्शित की गई है, पोर्ट्रेट की गई है। ग्रेट लिटरेचर हमारे कौन कौन से हैं? जैसे कि महाभारत, रामायण। प्रीफर इन्फ्लुएंस नेशनल कैरेक्टर no less potentially than the actual heroes and events incident in its history. तो ये जो हमारे ग्रेट लिटरेचर है वो हमारे नेशनल हीरोज तक को प्रभावित करते हैं। हमारे नेशनल हीरोज जैसे फ्रीडम फाइटर्स है ना, इन सभी तक को प्रभावित करते हैं हमारे ग्रेट लिटरेचर। So it may be claimed that the former play an even more important part in formation of ideals with character its impulse of growth. और ये दावा किया जा सकता है, बोला जा रहा है कि ये जो फॉर्मर प्ले है मतलब ये जो भी पुराने ग्रेट लिटरेचर लिखे गए हैं भारत में, वो जो है आज भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी आइडियल के फॉर्मेशन के लिए। मतलब जो हमारे आदर्श हमको मिलते हैं वो हमारे ग्रेट लिटरेचर से कहीं ना कहीं हमको मिलते हैं और इन्हीं के थ्रू हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र भी डेवलप होता है। सो इन द मूविंग हिस्ट्री ऑफ आवर लैंड फ्रॉम टाइम immemorial great minds have been formed and nourished and just heroic deeds by the Ramayana and the Mahabharata. और अगर हम हिस्ट्री से अभी तक के देखें तो हमारे देश में ऐसे बहुत से ग्रेट हिस्टोरियंस हुए हैं, सॉरी ग्रेट हीरोज हुए हैं
या फिर ऐसे महान कैरेक्टर वाले लोग हो गए हैं जिनके कामों पर या जिनके सोच और कर्म पर किसका प्रभाव था? हमारे ग्रंथों का, या फिर जैसे कि रामायण और महाभारत का। इन्हों इन्होंने उनके कैरेक्टर को एक आदर्शवादी कैरेक्टर बनाया। सो इन मोस्ट इंडियन होम्स चिल्ड्रन फॉर्मली लर्न दिस इमॉर्टल स्टोरीज एज दे लर्न देयर मदर टंग एज अ मदर्स नी। और पहले तो होता ही था, बट आज भी कई जगह पर क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपनी मदर की गोद में लेटकर ये कहानी सुना करते थे। मतलब उनके मदर, उनके पूर्वज, नाना नानी महाभारत और रामायण की कहानियां बच्चों को सुनाया करती थी। सो एंड द स्वीटनेस एंड सोरोस ऑफ सीता एंड द्रौपदी, जो स्वीटनेस और सोरोस मतलब सुख और दुख और जो मधुरता थी सीता और द्रौपदी में, और साथ ही जो हीरोइक फोर्टिट्यूड थे, मतलब जो हीरो वाले कर्म थे, कार्य थे राम भगवान के एंड अर्जुन के, है ना, एंड द लविंग फिdelity ऑफ लक्ष्मणा, और साथ ही जो सत्य के प्रति निष्ठा थी, फिdelity मीन्स सत्य के प्रति निष्ठा थी लक्ष्मण जी की। एंड हनुमान बिकम दी स्टफ ऑफ देयर यंग फिलोसफी ऑफ लाइफ। हनुमान जी जो है, जो गॉड हनुमान है, वो हमारे यंग युवाओं के एक आदर्श बन गए। The growing complexity of life has changed the simple pattern of early home life. बट जैसे जैसे चीजें मॉडर्नाइज हुई, टेक्नोलॉजी आई, साइंस आया, वैसे वैसे जो हमारा ये सिंपल पैटर्न चलते आ रहा था, कि हम जो है अपने मदर की गोद में सिर रखकर ये जो महाभारत रामायण की कहानी सुनते थे, ये जो था धीरे धीरे अब चेंज होने लगा था, खत्म होने लगा। Still there are few in our lands who do not know the रामायण एंड दी महाभारत। अभी भी हमारे देश में ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको रामायण और महाभारत के बारे में नहीं पता। So the stories come from them, so embroidered embroidered with the garnished fancies of the Kalakshepam devotional meeting where an expert scholar and singer tells the story to his audience। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है कलक्षेपम। तो कलक्षेपम का मतलब क्या है? डिवोशनल मीटिंग। ये एक धार्मिक मीटिंग टाइप की है, ठीक है। कलक्षेपम आपसे पूछा जाएगा कि कलक्षेपम है क्या, ऑप्शन रहेगा कुछ भी और उसमें से एक रहेगा डिवोशनल मीटिंग, तो इसमें आपको आंसर लगा देना। सो थ्रो द स्टोरीज कम टू देम एम्ब्रॉयडर्ड विद द गार्निश फेंसिस ऑफ कलक्षेपम। तो उन लोगों तक भी, मतलब जो लोग रामायण और महाभारत के बारे में नहीं जानते, तो उन लोगों तक भी ये जो स्टोरीज है वो किसके माध्यम से पहुंचाएगी? कलक्षेपम के माध्यम से। डिवोशनल मीटिंग होती है, वहां पर ये एक्सपर्ट स्कॉलर्स के द्वारा शेयर की गई, है ना। Cinemas has to retain but little of the dignity approach of व्यासा और वाल्मीकि। और कई सिनेमेटिक और कई टीवी सीरियल और स्क्रीन प्लेस वगैरह भी लिखे जाते हैं आज भी महाभारत और रामायण से रिलेटेड। एंड व्यास महाभारत इज वन ऑफ अवर नोबलेस्ट हेरिटेज। और जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत है, वो हमारी एक विरासत की तरह है। And it is my cherished belief that to hear it is faithfully told is to love it and come under its elevating influence। और ये ऑथर का बिलीव है राजगोपालाचारी जी का कि अगर कोई बहुत ही फेथफुली मतलब वफादारी के साथ इस महाभारत को किसी व्यक्ति को बताया या सुनाए, डेफिनेटली इसका बहुत ही एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसके पर्सनालिटी पर जिसको सुनाया जा रहा है। So it strengthens the soul and the drives home as nothing else does the vanity of ambition and the evil and futility of anger and hatred। तो ये जो महाभारत की चीजें हैं वो क्या करती है? हमारे अध्यात्म, हमारी आत्मा को प्रबल बनाती है और हमें घर से जोड़ती है, और इतना प्रबल बनाती है हमें आध्यात्मिक रूप से, हमारे कैरेक्टर को, चरित्र को, कि दूसरी कोई भी चीज उतना नहीं कर सकती। द वेनिटी ऑफ एम्बिशंस, और जो हमारे ये लक्ष्य होते हैं लाइफ में जो कि खत्म होने वाले हैं ना, जो जिस पर हम कभी घमंड करने लगते हैं अपने
वेल्थ पर, तो ये सारी चीजें क्या है, व्यर्थ है। तो ये हमें ये सिखाती है कौन, महाभारत। इविल एंड फ्यूटिलिटी ऑफ एंगर एंड हेट्रेड, और गुस्सा करने से और नफरत करने से जो नुकसान होता है लोगों का, उन सब से, उन सब चीजों के बारे में भी हमको महाभारत और रामायण सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, हमारा मॉरल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। The realities of life are idealized by genius and given the form that makes drama, poetry or great prose. सो ये जो लाइफ के सत्य हैं, मतलब लाइफ की जो रियलिटीज है, वो जीनियस के द्वारा, मतलब यहाँ पर ऑथर्स को बोला जा रहा है कि ऑथर्स क्या करते हैं, लाइफ के सचों को, लाइफ की चीजों को, तरीकों को, वो ड्रामा या पोइट्री या फिर किसी एसेस वगैरह का रूप दे देते हैं, प्रोस का रूप दे देते हैं, और रीडर्स तक के पहुंचाते हैं अच्छी अच्छी चीजों को। सिंस लिटरेचर इज क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ, so long as the human family is divided into nations, literature cannot escape the effect of such division. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसा लिटरेचर जो है वो हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और ह्यूमन फैमिली जो है, मतलब ये जो पूरा का पूरा मानव समाज है, परिवार है, ये अलग अलग नेशंस में बटा हुआ है, मतलब अलग अलग देशों में बटा हुआ है। तो लिटरेचर जो है इसके प्रभाव से अलग नहीं है, लिटरेचर भी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। द हाइएस्ट लिटरेचर ट्रांसेंड regionalism, and through it, when we are properly attuned, we realize that essential oneness of the human family. बट जो हाईएस्ट लिटरेचर होते हैं, उच्च दर्जे के साहित्य, उनको इन इस प्रकार के किसी भी डिवीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो एशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी अदर कंट्री हो या फिर महाद्वीप हो, उसका इन्फ्लुएंस पूरे विश्व पर पड़ता है। द महाभारत इज वन ऑफ दिस क्लास। तो ये जो हाईएस्ट लेवल के लिटरेचर होते हैं जिनका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, उसी में से एक है हमारा महाभारत, जो कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंशियल है। इट बिलोंग टू द वर्ल्ड एंड नॉट ओनली टू इंडिया। और ये जो महाभारत है, ये एक विश्व विरासत टाइप की है, ना सिर्फ इंडिया की। सो टू द पीपल ऑफ इंडिया, indeed this epic has been an unfailing and perennial source of spiritual strength। और इंडिया के लिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो है, ये महाकाव्य क्या है, एक अनफेलिंग एंड पेरेनियल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये हमारे अध्यात्म को मजबूती प्रदान करता है। क्या, महाभारत। अनफेलिंग मीन्स अचूक, एंड पेरेनियल मीन्स सार्वकालिक, जो हमेशा प्रभाव डाले। तो महाभारत जो है वो हमारे लाइफ वर्क और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति पर ऐसा एक अचूक इफेक्ट डालता है, और ये इफेक्ट जो है वो हमेशा रहता है। एंड लर्न एट द मदर्स नी विथ रिवरेंस एंड लव। और ये सारी चीजें हम अपने मदर की गोद में बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ, प्यार के साथ सीखते हैं। It has inspired great men to heroic deeds as well as enabled humble to face their trials with fortitude and faith। तो ये जो महाभारत में सीखी गई चीजें हैं, उसने बहुत से लोगों को, ग्रेट मैन को, बड़े बड़े काम, हीरोइक डीड्स करने हेतु प्रेरणा दी है। साथ ही साथ बहुत ही हम्बल मीन्स होता है विनम्र, टू फेस देयर ट्रायल्स विद फॉर्टिट्यूड एंड फेथ। और लोगों को उसने बहुत ही एक विनम्रता पूर्ण, कैसे वो किसी चीज को फेस कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को कैसे रास्तों पर विश्वास के साथ चल सकते हैं, ये भी हमको महाभारत से सीख मिलती है। द महाभारत was composed many thousand years ago, but generation of gifted reciters have added to Vyasa's original a great mass of material। यहाँ बोला जा रहा है कि महाभारत जो है मेनी थाउजेंड ईयर्स एगो, मतलब कई हजार साल पहले लिखी जा चुकी है। बट जैसे जैसे पीढ़ियां गई, और कई पीढ़ियां गई जिन्होंने महाभारत को पढ़ा, कई राइटर्स गए, तो ये इन लोगों ने क्या किया,
बहुत सी चीजें महाभारत में एक्स्ट्रा ऐड करते चले गए। वेद व्यास ने जो ओरिजिनल महाभारत लिखा उसमें ये लोग चीजें ऐड करते हुए चले गए, जैसे जैसे जनरेशन पास हुई से एंड ऑल द प्लॉटिंग दैट वाज थॉट टू बी वर्थ प्रिजर्विंग, हिस्टोरिकल, geographical, legendary, political, theological and philosophical of nearly 30 centuries found a place in it. एंड महाभारत में विभिन्न प्रकार के लिटरेचर, विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड लिटरेचर, प्रिजर्विंग, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, भौगोलिक, लेजेंडरी, पॉलिटिकल, राजनीतिक, थियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, ये सभी प्रकार के नियरली 30 सेंचुरीज, मतलब 30 शताब्दी तक के लिटरेचर हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन दो डेज when there was no printing, interpolation in a recognized classic seemed to correspond to inclusion in the national library। और ऐसे समय में जहां पर जब प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं थी, ओके, सो इंटरपोलेशन मतलब जो प्रक्षेप पे बोलते हैं जिसको, इंटरपोलेशन मतलब तो प्रक्षेप हुआ करता था। क्लासिकल सीम टू कॉरेस्पॉन्ड टू इंक्लूजन इन द नेशनल लाइब्रेरी। और ये जो क्लासिक्स होते थे वो सिर्फ कहाँ पर मिलते थे आपको? नेशनल लाइब्रेरी में, सभी तक इसकी पहुंच नहीं थी। एंड divested of this expression, the Mahabharata is noble poem possessing is the supreme degree and the characteristics of true epic, great and faithful movement। और महाभारत जो है एक रियल में क्या है? सुप्रीम डिग्री की पोएम है। ट्रू इपिक मतलब एकदम सच्चा महाकाव्य जिसको बोल सकते हैं, वो महाभारत में सभी गुण हैं। एंड फेटफुल मूवमेंट, हीरोइक कैरेक्टर है, स्टेटली डिक्शन। और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? फेटफुल मूवमेंट मतलब जिसमें भाग्य इंसिडेंट्स को निर्धारित करता है, हीरोइक डीड्स, हीरोइक कैरेक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर, आदर्शवादी कैरेक्टर्स, है ना। और साथ में स्टेटली डिक्शन और जो इसकी शब्द रचना है वो भी बहुत ही जबरदस्त हमको देखने को मिलती है। द कैरेक्टर्स इन द एपिक मूव विद द विटलिटी ऑफ रियल लाइफ। और जो एपिक में कैरेक्टर्स यूज किए गए महाभारत में, वो भी हमारे रियल लाइफ से मैच करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एनीवेयर सच विविड पोर्ट्रेचर ऑन सो एम्पल अ कैनवस। और किसी भी अन्य दूसरे भी ग्रंथ में इतने जीवन जो हमको पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, इतना जीवन विवरण देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है, वो किसी भी अन्य प्रकार के कैनवस में नहीं देखने को मिलता। भीष्म, अब महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात की जा रही है। तो जो भीष्म पितामह थे, उनको द परफेक्ट नाइट की तरह कैरेक्टराइज्ड किया गया है महाभारत में, कि वो जो थे वो एकदम परफेक्ट योद्धा थे। द वनरेबल द्रोणा, आदरणीय द्रोणाचार्य जी। द वेन बट सिविलियस कर्ण, वेन बट सिविलियस बहुत ही बहादुर कौन थे? कर्ण थे। तो आपको ये याद रखना है, ओके। परफेक्ट नाइट कौन थे? भीष्म थे। वनरेबल कौन है? द्रोणा है। वेन एंड सिविलियस कौन है? कर्ण है। एंड दुर्योधन whose perverse pride is redeemed by the great courage in adversity। और दुर्योधन जो था, इसका परवर्स प्राइड, इसको बोल सकते हैं आप घमंड, ओके। मीन्स दुर्योधन जो था वो करेज तो था, उसमें साहस था, बट साथ ही साथ घमंडी था। और बाद में इसी का जो नतीजा निकलता है, महाभारत का युद्ध होता है। एंड द हाई सोल्ड पांडवास, और पांडवास कौन थे? जिनका आत्मीय लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था, आध्यात्मिक तौर से भी ये बहुत ही मजबूत थे, विद गॉड लाइक स्ट्रेंथ, और इनमें भगवान जैसी पावर थी, एज वेल एज द पावर ऑफ सफरिंग। और साथ ही साथ ये सहने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, मतलब ये विपरीत परिस्थितियों को भी सह गए। द्रौपदी, मोस्ट अनफॉर्चुनेट ऑफ क्वींस। और जो द्रौपदी थी, उन्हें बताया गया है मोस्ट अनफॉर्चुनेट ऑफ क्वींस, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यशाली क्वीन थी, रानी। कुंती, द वॉर्थी मदर ऑफ हीरोज। और कुंती जो थी वो सभी हीरोज की वॉर्थी मदर थी। गंधारी, द डिवोटेड वाइफ एंड सेड मदर ऑफ विक्ड सन ऑफ धृतराष्ट्र। और जो गंधारी हैं, वो जो थी डिवोटेड वाइफ थी, समर्पित पत्नी। साथ ही साथ ये जो विक्ड
मतलब बुरे सन जो हुए धृतराष्ट्र के कौरव, उनकी मदर थी गंधारी। These are some of the immortal figures on the crowded but never confused canvas. और ये कुछ बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टराइजेशंस हुए महाभारत में, और ये इतने स्पष्ट हुए कि हमको कभी भी इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होता। इतना स्पष्टता से इनका कैरेक्टराइजेशन हुआ। देन देयर इज ग्रेट कृष्ण हिमसेल्फ। और फिर वहीं पर एक कैरेक्टर होता है हमारे गॉड कृष्णा जी का, मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैन, और इनको मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैन कहा गया। whose divinity scintillates through a cloud of very human characteristics। और जो भगवान कृष्ण थे, वो मोस्ट एनर्जेटिक मैन होने के बावजूद भी उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हुई थी। मतलब ह्यूमन की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह वो दिखाई देते थे। सो हिज हाई पर्पसफुलनेस परवेट्स द होल इपिक। और गॉड कृष्ण जी की ही पर्पसफुल या फिर पूरी लीला बोल सकते हैं जो ये महाभारत का युद्ध होता है। सो वन कैन रीड इवन अ ट्रांसलेशन एंड फील द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ द इनकम्पेरेबल वास्टनेस एंड सब्लिमिटी ऑफ द पोएम। इवन आप अगर ओरिजिनल महाभारत नहीं भी पढ़ते, इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, तो आप इसकी ओवरवेलमिंग पावर को फील कर पाएंगे, और जो इस पोएम की सब्लिमिटी है, उच्चता है, आप उसको फील कर पाएंगे। So the Mahabharata discloses a rich civilization and highly evolved society which, though of an older world, strangely resembles the India of our own time with the same value and ideals। और जो महाभारत काल का अगर हम सभ्यता और संस्कृति की बात करें जो प्रदर्शित की गई है, वो भी बहुत ही ज्यादा हाईली इवॉल्व सोसाइटी थी। मतलब विकसित समाज विथ थॉट ऑफ एन ओल्डर वर्ल्ड। और उस समय के हिसाब से देखा जाए, अगर ओल्डर वर्ल्ड के टाइम के हिसाब से देखा जाए, तो महाभारत काल का जो समाज था बहुत ही विकसित था, एंड स्ट्रेंजली रिसेम्बल्स द इंडिया ऑफ आवर ओन टाइम। और शायद ही वो अभी के इंडिया, जो हमारा अभी का इंडिया है, अभी के टाइम का, उसके सदस्य हो, ठीक है, सदृश्य विद द सेम वैल्यूज एंड आइडियल्स। और अभी भी जो है हम में वो सेम वैल्यूज एंड आइडियल्स, आदर्श और मूल्य बने हुए हैं। When India was divided into a number of independent kingdoms, occasionally one king more distinguished or ambitious than the rest। जब इंडिया डिवाइड हुआ अदर अदर इंडिपेंडेंट किंगडम में, तब क्या होता था, ओकेशनली एक किंग जो है वो मोर डिस्टिंग्विश्ड होता था और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो जाता था दूसरों से ज्यादा। और वो क्या करना चाहता था कि खुद को पूरे भारत का किंग बनवाना चाहता था, एम्परर का टाइटल पाना चाहता था बेसिकली। सो सिक्योरिंग द acquiescence of other royalties and signalized it by a great sacrificial feast. The adherence was generally voluntary. The assumption of imperial title confirmed no overlordship. The emperor was only first among his। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जनरली क्या होता था, एक किंग जो है अपने आप को, जो दूसरे लोगों से एम्बिशियस होता था, वो खुद ही अपने आप को सम्राट या फिर अ, सम्राट का टाइटल दे देता था, एंड सिक्वेरिंग द एक्विंसेंस ऑफ अदर्स रॉयल्टीज। और जो अदर रॉयल्टीज हैं, अदर साम्राज्य है, उनकी रजामंदी लेकर। और ये कैसे सिग्नलाइज करते थे, कैसे सिग्नलाइज करते थे कि हम एम्परर है, बेसिकली इंपीरियल सॉरी सेक्रीफाइसल फीस्ट, ये जो है बलि पर्व मनाते थे। एंड द अदियरेंस वाज जनरली वॉलंटरी। और ये जो लगाव बेसिकली, या फिर अनुपालन बोलना चाहिए, ये जो होता था वो वॉलंटरी होता था, स्वैच्छिक होता था। द अजम्पशन ऑफ इंपीरियल टाइटल कन्फर्म टू नो ओवरलॉर्डशिप। द एम्परर वाज ओनली फर्स्ट अमंग हिज पीयर। और ऐसा नहीं था कि टाइटल मिलने से रियली ये जो पूरी लॉर्डशिप जो है वो स्थापित हो जाए, बल्कि ये जो टाइटल था वो उनके पीयर्स, मतलब जो उनके साथ में रहने वाले मंत्रिमंडल और जो अदर आसपास के राज्य, उन्हीं तक में काम कर रहता था।
The art of war was highly developed and military prowess and skill were held in high esteem. और महाभारत काल के टाइम के युद्ध कला की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। मिलिट्री प्रोवेस एंड स्किल्स और जो लड़ने की कला थी, है ना, और साथ ही साथ जो मिलिट्री स्किल्स थी, ये सब हाई स्टीम में थी। वी रीड इन द महाभारत ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड phalanx, phalanx मीन्स चक्रव्यूह, एंड ऑफ वेरियस टैक्टिकल मूवमेंट्स। और जब हम महाभारत पढ़ते हैं और उसकी युद्ध की का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी डिफरेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स और रणनीतियां अपनाई गई महाभारत में, जिनमें से एक थी चक्रव्यूह की रचना। देयर वॉज एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ ऑनरेबल वॉरफेयर डेविएशन फ्रॉम विच मेड विथ रिप्रूफ अमंग क्षत्रिय। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होते थे जिससे सभी लोग युद्ध करने वाले एग्री होते थे, स्पेशली ये जो है क्षत्रिय के लिए बने होते थे। द एडवेंट ऑफ द कली एज इज मार्क्ड बाय मेनी ब्रांचेस सॉरी हाँ मेनी ब्रीचेस ऑफ दिस कन्वेंशंस इन द कुरुक्षेत्र बैटल। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो कलयुग आया, ओके, और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, आपको ये याद रखना है, कुरुक्षेत्र के मैदान में। सो ऑन द अकाउंट ऑफ बिटरनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड bereavements। और ये जब कलयुग आया तब क्या था बेसिकली, जब बैटल हुआ, बिटरनेस थी, मतलब विद्रोह हुआ एक दूसरे से, लोग लड़े, फ्रस्ट्रेशन हुआ, साथ ही शोक वाली बहुत सारा कत्लेआम हुआ, तो साथ में शोक की स्थिति भी पैदा हुई, सैडनेस फैल गई। सम ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव पैसेजेस इन द एपिक सेंटर्स अराउंड दिस ब्रीचेस ऑफ धर्म। और जी मोस्ट इंप्रेसिव जो स्पीचेस हम देखते हैं महाभारत में, वो भी किससे रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड स्पीचेस बोली गई है। The population lived in the cities and villages. The cities were the headquarters of kings and their households and staff. तो उस समय की जो जीवन शैली थी वो भी दो भागों में बटी थी बेसिकली। एक शहर होते थे और विलेजेस होते थे, एंड सिटीज जो होते थे शहर, वो हेडक्वार्टर होते थे किंग और उनके हाउस होल्ड, साथ में स्टाफ, मंत्री परिषद, उसके पारिवारिक एंड रिलेटिव्स के। There were beautiful palaces and gardens, and the lives lived were cultured and luxurious। और इनके महल में, सिटीज में क्या होते थे, गार्डन होते थे, बड़े बड़े अच्छे शानदार महल होते थे, और यहाँ की लाइफ जो थी बहुत ही सांस्कृतिक, कल्चर्ड थी और लग्जरियस थी। देयर वॉज ट्रेड इन द सिटीज बट द मास ऑफ द पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। यहाँ पर व्यापार भी उन्नत था, व्यापार हुआ करता था, बट जो सबसे बड़ा तबका था समाज का, वो एग्रीकल्चरिस्ट था, किसान ही थे। सो बिसाइड दिस अर्बन एंड रूरल लाइफ, देयर वाज अ वेरी हाईली कल्चर्ड लाइफ, सेक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट डिसीजेस। तो एक साइड तो यहाँ पर शहरी और ग्रामीण लाइफ चल ही रही थी, बट एक अलग ही प्रकार की लाइफ और हुआ करती थी जो कि फॉरेस्ट में एकांत में रहकर होती थी, सेंटर्ड अराउंड एसेटिक टीचर्स। और यहाँ पर जो साधु, बेसिकली ये आश्रम्स हुआ करते थे जहां पर स्पिरिचुअल लर्निंग और अध्यात्म से रिलेटेड शिक्षा, युद्ध कला से रिलेटेड शिक्षाएं दी जाती थी। सो यंग मैन ऑफ नोबल बर्थ ईगरली सॉट एजुकेशन एट दिस आश्रम। और जो नोबल बर्थ मतलब जो महलों में या फिर अमीर घरानों में लोग जो पैदा होते थे, प्रिंस वगैरह, वो जो है यहाँ पर आश्रम में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। सो वर्ल्ड वियरी एज वेंट देयर फॉर पीस। और जो बूढ़े लोग हो गए थे, वृद्ध लोग थे, वो वहां पर शांति के लिए जाया करते थे। सो दिस सेंटर्स ऑफ कल्चर वर चेरिश्ड बाय द रूलर्स ऑफ द लैंड, एंड नॉट द प्राउडेस्ट ऑफ देम would dare to treat the members of hermitage otherwise than with the respect and consideration। और ये जो आश्रम थे, ये कल्चर के सेंटर हुआ करते थे, और बेसिकली वहां पर चाहे राजाओं के बेटे हो या फिर राजाओं के परिवार के, चाहे कोई भी हो, बट किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो, चाहे वो कहीं का भी राजा हो, कि इन साधु जो कि हर्मिटेज और आश्रम में रहकर शिक्षा दे रहे हैं, उनसे बिना रिस्पेक्ट के बात कर ले।
So women were highly honored and interred largely in the lives of their husband and son. और अगर हम बात करें विमेन के रोल की कि महाभारत के टाइम पे विमेन की स्थिति कैसी थी, सो हाईली ऑनर्ड मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता था एंड इंटर्ड लार्जली और उनको ये भी अधिकार होते थे कि वो अपने हस्बैंड और बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर कर सके, डिसीजन ले सके। द कास्ट सिस्टम प्रिवेल्ड बट इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट नोन। यद्यपि महाभारत काल में कास्ट सिस्टम भी था, बट जो इंटरकास्ट अंतर जातीय विवाह थे वो भी हुआ करते थे, अननोन नहीं थे। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स in the Mahabharata were Brahmanas. Mahabharata has molded the character and civilization of one of the most numerous world people. तो जो कुछ ग्रेटेस्ट वॉरियर हुए वो ब्राह्मण्स भी हुए और महाभारत में जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं इतने सारे अलग अलग टाइप के वो ऑलमोस्ट न्यूमरस ऑफ वर्ल्ड्स पीपल मतलब हर प्रकार के सिविलाइजेशन से कोई ना कोई आपको एक कैरेक्टर मिल जाएगा जो उस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सके। सो हाउ डू डिड इट फुलफिल हाउ इज इट इट विल कंटिन्यूइंग टू फुलफिल दिस फंक्शन। और आज भी जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हमें वो जीवंत लगता है कैसे अभी तक ये इस तरीके से बना हुआ है। वाइट सर्कल ऑफ धर्मा which like a golden thread runs through all the complex movement in the epic। और जो धर्म से रिलेटेड उपदेश दिए गए हैं महाभारत में तो वो जो है मतलब उपदेश सिद्धांत बेसिकली बोल सकते हैं धर्म से रिलेटेड। सो वो जो है वो अभी भी एक गोल्डन थ्रेड की तरह है। वो हमारी एक बहुत ही बड़ी विरासत है थ्रू दी ऑल कॉम्प्लेक्स मूवमेंट लिपिक। और ये जो बीच बीच में धार्मिक उपदेश है वो पूरे मेन कॉम्प्लेक्स जो जटिल इपिक में युद्ध चल रहे हैं उनके बीच में हो रहे हैं। तो ये गोल्डन थ्रेड की तरह सभी चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। एंड बाय इट्स लेसन दैट हैट्रेस इट हैट्रेस। और ये चीजें हमको क्या सिखाती है उपदेश से धार्मिक उपदेश में हमको क्या सीखने को मिलता है कि हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड। नफरत नफरत को जन्म देती है। दैट कोविड covetousness and violence lead inevitably to ruin। लोभ और कहाँ पे ठीक है covetousness and violence लोभ और हिंसा ये हमें कहाँ पर लेकर जाती है बर्बादी की तरफ। अगर हम लोभी हो गए और हम हिंसा का रास्ता अपना रहे बेसिकली हम लाइफ को अपनी बर्बाद कर देते हैं। एंड दैट द ओनली रियल कॉन्फ्लिक्ट इज बैटल अगेंस्ट वंस लोअर नेचर। और जो हमारा एकमात्र जो युद्ध है जिसमें हमको जीतना है वो युद्ध है हमारे लोअर नेचर से। मतलब हमारा खुद का जो निम्न स्वभाव है जो हमारा खुद का निम्न जो क्वालिटी से गुण है हमको उस पर विजय पाना है और अपने कैरेक्टर को और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। बेसिकली हम अपने आइडियल्स को हमको ऊंचे करने हैं। तो ये था आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हु इज द ऑथर ऑफ द महाभारत। महाभारत किसने लिखा है? तुलसीदास, वेदव्यास, कृष्ण, वाल्मीकि। आंसर आपका हो जाएगा बी, वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। हु वॉज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट नाइट इन द प्रीफेस टू महाभारत। प्रीफेस टू महाभारत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें परफेक्ट नाइट किसे कहा गया है? अर्जुन, कर्ण को, भीष्म को या फिर युधिष्ठिर को? तो भीष्म जी को परफेक्ट नाइट कहा गया है। हु वॉज कंसिडर्ड एज द वेन बट सिवेलियस। चैप्टर में वेन एंड सिविलियस किसको कहा गया है? अर्जुन को, कर्ण को, कृष्ण को या फिर द्रोण को? सो वेन एंड सिविलियस कहा गया है कर्ण को। हु वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैन इन द प्रीफेस टू महाभारत। द मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैन किसे कंसिडर किया गया? अर्जुन, कृष्ण, भीष्म या फिर दुर्योधन? आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण जी को।
हु इज कंसिडर एज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट ऑफ क्वींस, किन्हें बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली रानी कहा गया है प्रीफेस टू महाभारत में? कुंती, गंधारी, द्रौपदी या सीता? आंसर आपका द्रौपदी। द मोस्ट रियल कॉन्क्वेस्ट इज द बैटल अगेंस्ट, जो हमारा एक जो वास्तविक हमारी जो जीत होगी वो कब होगी? जब हम खुद के प्राइड के प्रति जीत जाएंगे, या खुद के हायर नेचर से जीत जाएंगे, खुद के लोअर नेचर से जीत जाएंगे, या फिर खुद के ऑनर से जीत जाएंगे। बेसिकली जब हम अपने खुद के लोअर नेचर को हरा देंगे और अपने नेचर को इंप्रूव करेंगे, हम अपने आइडियल्स को ऊंचे करेंगे, ये हमारी रियल जीत होगी। women are highly honored and interred in largely in the lives of their husband and son। क्या विमेन लोग जो महाभारत काल की, उनको अधिकार था कि वो उनको ऑनर मिलता था लाइफ में, और साथ ही उनको क्या ये अधिकार था कि वो अपने हस्बैंड और सन की लाइफ में इंटरफेयर कर सके? तो बिल्कुल सही है, उनको अधिकार था। व्हाट डज इट मीन बाय कलक्षेपम? मैंने पढ़ाते समय ही बताया था, कलक्षेपम क्या होता है? ये एक डिवोशनल मीटिंग है, मतलब धार्मिक मीटिंग टाइप का है, जिसमें लोग स्कॉलर्स आते हैं, धर्म से रिलेटेड वो चीजें लोगों को बताते हैं। ह्यूमन फैमिली इज डिवाइडेड इनटू, ह्यूमन फैमिली जो है वो बटी हुई है किसमें? नेशंस में, रिलीजियस में, स्टेट्स में या कॉन्टिनेंट्स में? जब हमने पढ़ा था इसे, वो तो वहां था कि ह्यूमन फैमिली जो है नेशंस में डिवाइडेड है। द महाभारत वॉज कंपोज, महाभारत कब लिखी गई, कब हुई इसकी रचना? अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। मेनी हंड्रेड्स ईयर एगो, कुछ सैकड़ों साल पहले। मेनी थाउजेंड ईयर्स एगो, कई हजार साल पहले, ये इनमें से कोई नहीं। महाभारत की रचना मेनी थाउजेंड ईयर एगो, कई हजार साल पहले। द महाभारत इज, महाभारत क्या है? इसका कौन सा जॉनर है? नॉवेल है, स्टोरी है, ड्रामा है, या फिर इपिक है? आंसर है आपका एन इपिक। महाभारत जो है एक महाकाव्य है। वुज हाई पर्पसफुलनेस परवेट्स द महाभारत? कृष्णास, अर्जुनास, द्रौपदीस या फिर दुर्योधन? सो जो कृष्ण जी की जो हाई हाई पर्पसफुलनेस थी, उनकी लीला बेसिकली आप बोल सकते हैं, कृष्ण जी की लीला थी जो महाभारत का युद्ध होता है। हाउ वॉज द आर्ट ऑफ वॉर ड्यूरिंग द महाभारत? महाभारत काल में युद्ध रचना या युद्ध शैली कैसी थी? हाईली डेवलप थी, एवरेज थी, अंडर डेवलप थी, या फिर डेवलपिंग थी? आंसर आपका हो जाएगा हाईली डेवलप थी। द मास ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड वर, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या किन लोगों की थी महाभारत पीरियड में भी? ट्रेडर्स की, व्यापारी की, एग्रीकल्चरिस्ट की, किसानों की, नाइट्स की, योद्धाओं की, या फिर रॉयलिस्ट की? आंसर आपका एग्रीकल्चरिस्ट, किसानों की जनसंख्या ज्यादा हुआ करती थी। यंग मैन ऑफ नोबल बर्थ ईगरली सॉट एजुकेशन एट, जो महलों या अमीर घरानों में पैदा होने वाले बच्चे जो थे, वो एजुकेशन कहाँ लेते थे? स्कूल में, होम में, रॉयल कोर्ट में, या फिर आश्रम में? आपका आंसर हो जाएगा आश्रम। हु वॉज द सेड मदर ऑफ कौरस? जो दुखी मदर है कौरव की, वो कौन है? कुंती, गांधारी, द्रौपदी, माद्री? आपका आंसर हो जाएगा गांधारी। हु वॉज द वॉर्थी मदर ऑफ हीरोज पांडव? जो हीरोज थे हमारे पांडव, उनकी मदर का क्या नाम है? कुंती, गांधारी, द्रौपदी या सीता? आंसर आपका कुंती। सी राजगोपालाचारी हैज रिटोल्ड, सी राजगोपालाचारी ने फिर से क्या बताया है? रामायण, रामचरितमानस, द महाभारत एंड द रामायण, द गीता? तो राजगोपालाचारी ने फिर से कौन कौन सी चीजें बताइए? महाभारत को एंड रामायण। द फुल नेम ऑफ सी राजगोपालाचारी, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। फुल नेम ऑफ सी राजगोपालाचारी इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। सी राजगोपालाचारी इज पॉपुलरली नोन एज, सी राजगोपालाचारी को और किस नाम से जाना जाता था? कुंवर जी, चक्रवर्ती जी, गुरु जी, या फिर राजा जी? आंसर आपका डी, राजा जी। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जेएल नेहरू, एम के गांधी, राजेंद्र प्रसाद? आपका आंसर सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वॉज द फाउंडर ऑफ, सी राजगोपालाचारी जी जो थे वो किस पार्टी के संस्थापक थे? कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी,
स्वतंत्रता पार्टी या फिर रिवॉल्यूशनरी पार्टी? स्वतंत्रता पार्टी आपका आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला? सी राजगोपालाचारी को, जेएल नेहरू जी को, एम के गांधी को, राजेंद्र प्रसाद को? आंसर आपका सी राजगोपालाचारी को पहला भारत रत्न मिला। सी राजगोपालाचारी का जन्म कब हुआ था? 1875, 1876, 1877 या फिर 1878? आंसर आपका डी, 1878। सी राजगोपालाचारी पास्ड अवे, सी राजगोपालाचारी की डेथ कब हुई? 1971, 1972, 1973, 1974? आंसर 1972। सी राजगोपालाचारी इज पॉपुलर फॉर, सी राजगोपालाचारी क्यों फेमस है? हिज रिटेलिंग ऑफ महाभारत, रिटेलिंग ऑफ रामायणी, रिटेलिंग ऑफ रामचरितमानस, रिटेलिंग ऑफ पंचतंत्र? तो आज जो हम ऐसे ऐसे पढ़े हैं बेसिकली रिटेलिंग ऑफ महाभारत, प्रीफेस टू महाभारत पढ़े हैं, तो उसी के लिए वो फेमस है। इसको रिटेलिंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ओरिजिनल जो है वो वेदव्यास ने लिखे हैं, इन्होंने दोबारा से उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखा है, इसलिए इसे रिटेलिंग कहा जाता है। ब्लैंक ड्रैग द्रौपदी टू द कोर्ट बाय सीजिंग हर हेयर, किसने द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे महल के कोर्ट में खींचा था? विदु विदुरा, दुशासन ने, धृतराष्ट्र ने या फिर दुर्योधन ने? आंसर आपका दुशासन। ब्लैंक lived a life such that he is another name for generosity and loyalty, किसने ऐसी एक लाइफ जिया है जो कि एक जेनरोसिटी और लॉयल्टी वाली लाइफ? भीष्म ने, अर्जुन ने, नकुल ने या फिर कर्ण ने? आंसर हो जाएगा आपका कर्ण। भीष्म वॉज द सन ऑफ, जो हमारे भीष्म पितामह थे वो सन किसके बेटे थे? सरस्वती के, गंगा के, लक्ष्मी के या फिर सत्यवती? सत्यवती। आंसर आपका हो जाएगा गंगा। कुंती वॉज द मदर ऑफ, कुंती किनकी मदर थी? कौरव की, कुंती की, दुर्योधन की, पांडव की? ये आपका आंसर हो जाएगा पांडवा। गांधारी वॉज द डिवोटेड वाइफ ऑफ, गांधारी जो थी किसकी समर्पित पत्नी थी? अर्जुन की, कर्ण की, पांडु की या फिर धृतराष्ट्र की? आंसर आपका धृतराष्ट्र। दुर्योधन वॉज द सन ऑफ, दुर्योधन किसका बेटा था? पांडु का, विदुरा का, धृतराष्ट्र का या इनमें से कोई नहीं? आंसर धृतराष्ट्र का। गंधारी वॉज द मदर टू, गंधारी किसकी माँ थी? अर्जुन, नकुल, भीम या फिर दुर्योधन? आंसर आप दुर्योधन की मदर का नाम था गंधारी। ब्लैंक वॉज द ब्राह्मण वॉरियर एज डिस्क्राइब इन द महाभारत, महाभारत में डिस्क्राइब किए जो किया गया है, मतलब महाभारत में ऐसा कौन है जो एज अ ब्राह्मण वॉरियर डिस्क्राइब किए गए हैं? भीष्म, द्रोण, कर्ण या फिर अर्जुन? तो ये जो गुरु द्रोण जो थे उन्हें ब्राह्मण वॉरियर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है महाभारत में। द वॉर ऑफ महाभारत टुक प्लेस एट, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत या इंद्रप्रस्थ? आपका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, बी कुरुक्षेत्र। अब ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, द वॉर ऑफ महाभारत लास्टेड फॉर ब्लैंक डेज, कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 10 दिन, 18 दिन, 15 दिन, 20 दिन? आंसर है आपका 18 दिन। पांडु डाइड बिकॉज द कर्स ऑफ, जो पांडु है उनकी मृत्यु कैसे होती है? किसके श्राप से होती है? ऋषि वाल्मीकि, ऋषि दुर्वासा, ऋषि निंदम या फिर ऋषि व्यास? तो आंसर है आपका ऋषि निंदम। ऋषि निंदम ने श्राप दिया था जिससे कि पांडु की डेथ हो जाती है। द महाभारत इज आल्सो नोन एज, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? कृष्णावतार, षष्टा सहस्त्र, संहिता अरण्य या संहिता कुरुक संहिता? तो आंसर है आपका शस्त्र संहिता, सहस्त्र संहिता। महाभारत को सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर जो लिखा गया ऑप्शन थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है अभिमन्यु वॉज द सन ऑफ, अभिमन्यु किसका बेटा था? भीम का, कृष्ण का, कर्ण का या फिर अर्जुन का? तो अभिमन्यु जो था अर्जुन का बेटा था,
क्योंकि चक्रव्यूह में घुसना सीख जाता है अपने मदर के कोख में रहकर, बट उससे वापस आना नहीं सीखता। प्रेजेंटली कुरुक्षेत्र इज सिचुएटेड इन, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था वो किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा स्टेट में है। Beside Krishna and Arjuna, who was the always present on Arjuna's chariot during the war? तो महाभारत के युद्ध के दौरान, मतलब पूरे महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन का रथ था, उसमें अर्जुन, कृष्ण जी के अलावा और कौन था जो कि हमेशा रथ पर थे? हनुमान जी, महेश, ब्रह्मा या विष्णु? आंसर आपका हनुमान जी। ये मे बी एक ध्वज के रूप में उपस्थित है, उतना में मुझे कंफर्म नहीं है। 42 blank broke the चक्रव्यूह but could not come out of it, was killed by कौरव। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने चक्रव्यूह को भेद दिया बट वो उससे वापस नहीं निकल पाया और कौरवों के द्वारा मार दिया गया। तो ये थे अभिमन्यु। अभिमन्यु जो थे अर्जुन के बेटे हैं, और अभिमन्यु ने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिए, मतलब जब वो माँ की कोख में थे, और अर्जुन जब अपनी वाइफ को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे, तो बेसिकली वो सुन रहा था माँ की कोख से, तो वहां से वो चक्रव्यूह को भेदना तो सीख जाता है, पर वहां से वापस निकलना नहीं सीख पाता, क्योंकि अर्जुन की वाइफ तब सो गई थी जब अर्जुन उससे वापस निकलना बता रहे थे। और युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद तो देता है, परंतु कौरव लोग वहां से निकल नहीं पाता और कौरव लोग उसको मार देते हैं। अब कुछ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द रनिंग कमेंट्री ऑफ द महाभारत वॉर वॉज नरेटेड टू धृतराष्ट्र बाय संजय, राइट। द बुक ऑन द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज नोन एज पुराण। जो लॉर्ड कृष्णा के उपदेश हैं, बेसिकली जिस बुक में लिखे गए, क्या उसको पुराण बोलते हैं? गलत। लॉर्ड कृष्णा वॉज द किंग ऑफ मथुरा किंगडम। लॉर्ड कृष्णा जो थे मथुरा किंगडम के किंग थे, रॉन्ग। भीष्म पितामह वॉज नोन एज शांतनु। भीष्म पितामह को शांतनु के नाम से जाना जाता था, रॉन्ग। कृष्ण वॉज द फर्स्ट कमांडर इन द आर्मी ऑफ कौरवास। क्या कृष्ण कौरव की आर्मी में फर्स्ट कमांडर थे? रॉन्ग। रंभा cursed अर्जुना that he would have to live his life as an eunuch। क्या रंभा ने कर्ज दी थी अर्जुन को कि उसे एक अपनी लाइफ यूनुच की तरह, मतलब ट्रांसजेंडर की तरह बितानी पड़ेगी? ये भी रॉन्ग है। दुशासना seized द्रौपदी बाय हर हेयर एंड dragged her to the court। दुशासन ने द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर कोर्ट, मतलब महल की जमीन पर घसीटा था, बिल्कुल सही। रुक्मा वॉज द ब्रदर ऑफ रुक्मणी। रुक्मा जो था रुक्मा जो था वो रुक्मणी का भाई था, सच है, राइट। अर्जुन वॉज इन इंद्रलोक। उर्वशी प्रपोज टू अर्जुन टू मैरी हर। जब अर्जुन इंद्रलोक में था तो उर्वशी ने अर्जुन को प्रपोज की थी मैरिज के लिए, राइट। हस्तिनापुर वॉज द किंगडम डेवलप्ड बाय द पांडव। हस्तिनापुर जो था वो साम्राज्य पांडवों के द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी राइट है। सो thank you all of you. I hope this lecture will help you in the preparation of your examination. All the best.